शुरू किया था मैंने जी। वो कहते हैं 10 भी हो गया सर, छा गए भाई आहद साहब, वो कहते हैं 10वां भी हो गया, फिर आगे चलिए। हाँ अच्छा, क्या कहते हैं भाईजान आप? अच्छा ठीक है, चले भी चले। 10वां सवाल जो है इस पे आ जाए जरा। हमने कहाँ तक किया था 10th क्वेश्चन? हमने ये प्रोडक्शन की वर्किंग की थी। प्रोजेक्टर पे नहीं आ रहा? ये वर्किंग हमने की थी, ये यूनिट्स की। ठीक है, हमने ये कहा था कि टोटल हमारे पास 8 लाख घंटे हैं, हम ये प्रोडक्शन यूनिट करेंगे, और उसने कहा था जितने आप यूनिट प्रोड्यूस नहीं ना कर सकते वो क्या कर लेंगे? परचेज। ये हमने नेक्स्ट लास्ट टाइम लिखे नहीं थे परचेज। तो जो यूनिट आप प्रोड्यूस, टोटल डिमांड 9 लाख की थी, 9 लाख में से हमने कितने बना लिए? 8,25,000। तो बाकी 75,000 यूनिट हमने परचेज करना है। समझ आ रही है बात आपको? तो ये 75,000 यूनिट्स की परचेज आपने ये लिखनी है यहाँ पे, वो परचेज हमने, तो ये हमने कहा था क्वेश्चन में कि जनाब आपने सबसे पहले यूनिट्स की वर्किंग करनी है। तो इस सवाल में इन्वेंट्री तो कोई नहीं थी, लेकिन हमने प्रोडक्शन और परचेज यूनिट्स ये कर ली थी वर्किंग। इसके बाद दूसरी वर्किंग नंबर 2 आपको जो करनी होती है वो सेल रेवेन्यू निकालना होता है। वर्किंग नंबर 2 में आपने क्या निकालना होता है? सेल रेवेन्यू। तो लास्ट टाइम कुछ बच्चों ने इसमें से सेल प्राइस निकाल ली थी, सेल प्राइस निकाल ली थी। तो लास्ट ईयर कौन सा था? 2020। उसमें आपको रेवेन्यू दिया हुआ था, कितने मिलियन का रेवेन्यू दिया हुआ था? 5250। और मैंने कहा था इसके पीछे ये फॉर्मूला लगा हुआ है क्योंकि 2 प्रोडक्ट्स हैं, और प्रोडक्ट की सेल प्राइस बुलेट नंबर 3 में लिखी हुई है। बुलेट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? द रिटेल प्राइस ऑफ प्रीमियम यूनिट इज सेट एट 2 टाइम्स ऑफ द रिटेल प्राइस ऑफ, जो स्टैंडर्ड की सेल प्राइस है ना उससे दुगनी सेल प्राइस प्रीमियम की है। प्रीमियम की सेल प्राइस जो स्टैंडर्ड की सेल प्राइस है उससे कितनी है? दुगनी सेल प्राइस है। तो इसका मतलब है जो लास्ट ईयर आपकी सेल प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड थी, उसको लास्ट ईयर के सेल यूनिट से ज़रब दें ताकि मैं सेल प्राइस मालूम कर सकूं, प्लस सेल प्राइस पर यूनिट ऑफ, दूसरी थी प्रोडक्ट प्रीमियम, उसके सेल यूनिट से ज़रब दें, तो टोटल सेल रेवेन्यू था 550 मिलियन। अब यूनिट्स हमारे पास थे लेकिन प्राइस नहीं थी, तो हमने क्या करना है, जो यूनिट्स थे मेरा ख्याल है स्टैंडर्ड के 0.9 मिलियन यूनिट्स थे, 9 लाख, और दूसरी प्रोडक्ट के यूनिट थे 0.6 मिलियन। ये यूनिट्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए थे बुलेट नंबर 1 में। तो बुलेट नंबर 1 और 2 को इस्तेमाल किया हमने, क्योंकि ये प्राइस नहीं थी, उनका रिलेशन दिया हुआ था कि स्टैंडर्ड की जो प्राइस पर यूनिट है, प्रीमियम की प्राइस उसका कितने टाइम्स है। तो इसको मैं रख लूंगा x, और इसको मैं रख लूंगा 2x। ये x और 2x रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास x आएगा वो स्टैंडर्ड सेल प्राइस पर यूनिट होगी। $2500 पर यूनिट, और जो प्रीमियम है उसकी सेल प्राइस पर यूनिट है 2x, 5,000 पर यूनिट रुपए में। अब अगले साल का रेवेन्यू हमने कैलकुलेट करना है। अगला साल 2021 है। अगले साल कितने यूनिट बनाकर बेचने हैं उसके लिए ये मैंने प्रोडक्शन प्लान अभी बनाया था। प्रोडक्शन प्लान, लोकल प्रीमियम भी बेचना है, फॉरेन कस्टमर को भी बेचना है, और लोकली स्टैंडर्ड प्रीमियम भी बेचना है। लेकिन वो बेचना तो पूरा 9 लाख ही है, क्योंकि जो बनाया वो भी बेचना है, जो खरीदा वो भी बेचना है। तो अब हमें 3 तरह की करनी पड़ेगी। लोकल प्रीमियम बेचना पड़ेगा या बेचेंगे, उसका रेवेन्यू। फॉरेन प्रीमियम की प्रोडक्ट बेचेंगे, प्रीमियम प्रोडक्ट का नाम है। और तीसरा आप कौन सी प्रोडक्ट बेचेंगे? लोकल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के यूनिट बेचेंगे। तो ये तीनों प्रोडक्ट की सेल प्राइस और तीनों प्रोडक्ट के क्या ले लेने हैं?
यूनिट्स, तो पहले मैं यूनिट्स लिख रहा हूँ। लोकल प्रीमियम के कितने यूनिट बेचेंगे बना के? 6 लाख थे। उनकी एग्जिस्टिंग डिमांड में उसने कहा था कोई कमी ज्यादा नहीं होगी। फॉरेन प्रीमियम के 0.45 मिलियन यूनिट्स और लोकल स्टैंडर्ड के जो यूनिट बेचेंगे 0.9 मिलियन, 9 लाख यूनिट्स। जी, प्रीमियम की सेल प्राइस क्या थी? 5,000। ये पुरानी सेल प्राइस थी, इसमें इन्फ्लेशन भी दिया होगा। प्राइसेस का इन्फ्लेशन लेता हूं मैं आगे। प्राइसेस का इन्फ्लेशन किस बुलेट में है? वैसे मैंने सारा सवाल ही पढ़ा था, मैंने कहा था पढ़ते जाएगा। तो ये बुलेट नंबर 1 में है। रिटेल प्राइस ऑफ स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम यूनिट वुड इंक्रीज बाय 10% एंड 15%। तो स्टैंडर्ड की 10% प्राइस बढ़नी है। हाँ जी, स्टैंडर्ड की 10% प्राइस बढ़नी है और इसकी 15% बढ़नी है। आगे ये जो फॉरेन कस्टमर था ना जिसको प्रीमियम बेच रहे हैं, इसके बारे में एक और बात लिखी हुई थी। हाँ जी, उसने कहा था उसी पैराग्राफ के आखिर में लिखी हुई थी कि जो फॉरेन कस्टमर को हम 4.5 लाख यूनिट प्रीमियम के बेचेंगे उसको 20% नई रिटेल प्राइस पे 20% डिस्काउंट देना है। इसका मतलब है 20% डिस्काउंट अगर आपने देना है तो आपको तो 80% रेवेन्यू रिकवर होगा इसमें से। तो 0.80 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अलहदा से डिस्काउंट भी ले सकते हैं, ठीक है। यानी ये पूरा निकाल लें, बाद में डिस्काउंट माइनस कर लें, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 80% कर दिया। ये जो इम्पैक्ट लिया है ये डिस्काउंट का लिया है, बाकी न्यू प्राइस पे आ जाएगा 15%। अब आप इसको सारे को मिलियंस में कैलकुलेट कर लें क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स आ रही है। ये सेल यूनिट्स थे नए वाले, ये पुरानी सेल प्राइस थी, ओल्ड सेल प्राइस। ये मैंने इन्फ्लेशन का इफेक्ट लिया है और ये जो मैंने नीचे लिया है ये मैंने डिस्काउंट का किया है 80%। तो पहला क्या आता है? ये सेल रेवेन्यू निकाल रहे हैं अगले साल का 3,4। दूसरे साल का क्या आता है? 2,070 और आखिरी 2,475 मिलियन 7,995। चेक करें टोटल सेल रेवेन्यू, ये सेल बजट बन गया किस्म। जी, ऐसे ही है। अगली वर्किंग हम किस चीज की करते हैं जनाब सेल के बाद? जी, किस चीज की वर्किंग करते हैं? ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। हम सारी फिक्स कॉस्ट की वर्किंग करते हैं और उसमें डेप्रिसिएशन को इन्फ्लेट नहीं करते। बाकी फिक्स कॉस्ट जो अदर देन डेप्रिसिएशन होती हैं वो सारी क्या करते हैं? इन्फ्लेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो फिक्स कॉस्ट है वो कौन कौन सी हैं? मटेरियल तो वेरिएबल होता है, लेबर वेरिएबल होती है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का ये पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ नंबर 4 कहता है 25% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर फिक्स। बाकी वेरिएबल के मुतालिक है। ऑल सेलिंग एंड एडमिन आर फिक्स, ये सारे ही फिक्स हैं। इसका मतलब है इसमें से 25% फिक्स है और 75% फिर क्या है? तो आप फिक्स ले ले और डेप्रिसिएशन का कोई जिक्र नहीं है। तो पिछले साल के फिक्स्ड एफओएच आपके क्या थे और उनमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ले लें बस, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो है नहीं। तो फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट जो पिछले साल की थी 440 मिलियन का कितने परसेंट? 25%। अगले साल इसमें इजाफा होगा और सिर्फ एक चीज से होगा और वो है इन्फ्लेशन। तो फिक्स कॉस्ट में कितना इन्फ्लेशन लेना है उसने नीचे बताया हुआ है, सारी ओवरहेड्स में, सेलिंग एडमिन में। मटेरियल के अलावा बाकी सारी कॉस्ट पे 10% इन्फ्लेशन है। तो ये शायद 121 मिलियन आ जाए। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट अब मैं नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ अब वर्किंग्स करूंगा। आप खुद बनाएंगे फॉर्मेट घर में, क्योंकि ये वर्किंग में ही मेन चीज है, बाकी तो आपने उठा उठा के कॉपी पेस्ट करना है। फिक्स सेलिंग एडमिन जनाब, उसने कहा था टोटल फिक्स सेलिंग एडमिन जो थी वो फिक्स थी पिछले साल 426 मिलियन की।
और ये भी अगले साल क्या होगी, इन्फ्लेट 10%। फोर 69 नहीं 468 होगा, 468.6 मिलियन। और कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है इस सवाल में, डेप्रिसिएशन भी कोई नहीं थी। अब आते हैं तमाम वेरिएबल कॉस्ट में। हमें पता है वेरिएबल कॉस्ट में हम कौन कौन सी कॉस्ट लेते हैं, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल एफओएच। इस सवाल में सेलिंग एडमिन में कोई वेरिएबल नहीं थी, तो तमाम वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे। तो पहली वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है मटेरियल कॉस्ट। जी जनाब। हाँ जी, लास्ट ईयर 2020 में मटेरियल की टोटल केजीज कितने कंज्यूम हुए, मटेरियल की प्राइस क्या थी और मटेरियल की टोटल कॉस्ट क्या थी। हाँ जी, मटेरियल के टोटल केजीज क्या थे, प्राइस क्या थी और कॉस्ट क्या थी। या वैसे ये ना भी कॉलम बनाया, आप वैसे ही देख सकते हैं। पिछले साल का टोटल मटेरियल कॉस्ट कितनी थी, टोटल मटेरियल कॉस्ट थी 1500। इसमें दोनों प्रोडक्ट का मटेरियल लगा होगा। उसने बुलेट नंबर 4 में लिखा हुआ था कुछ, कहता है 1.6 kg ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड का एक यूनिट बनाने पर 1.6 kg लगता है, मटेरियल सेम ही है। और दूसरी प्रोडक्ट पे कितने केजी लगता है, मटेरियल की प्राइस वगैरह कोई नहीं बताई, तो वो बैलेंसिंग फिगर आएगी। पिछले साल से मटेरियल की प्राइस क्या आएगी, बैलेंसिंग। अगले साल मटेरियल की प्राइसेस में इन्फ्लेशन है 5%, लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम, तो वो देखेंगे हमारा साल अगस्त में खत्म हो रहा है। तो अब आपने ये देखना है कि आपने इन्फ्लेशन कहाँ से लेना है। तो पहले पिछले साल मुझे बताओ कितने केजी मटेरियल, टोटल मटेरियल कॉस्ट कितनी थी, 15। अच्छा जी, तो पिछले साल टोटल कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ होगा केजीज में, 1.6 केजी पर यूनिट लगा स्टैंडर्ड पे, और स्टैंडर्ड के 0.9 मिलियन यूनिट्स थे। ये मैं मटेरियल कंजम्पशन निकाल रहा हूँ। 2 केजी लगा उस पे प्रीमियम पे, और ये पिछले साल का है, ये इतना ही बनता है, 0.9 मिलियन यूनिट्स हैं ये। जी बताएं जी, टोटल कितने केजी बनता है मटेरियल, 2 फॉर्मेट की कोई कैद नहीं, जैसे मर्जी करो। तो मैंने ये 2.64 मिलियन केजीज निकाल लिया, तो क्या मैं रेट की बैलेंसिंग फिगर निकाल सकता हूँ। हाँ जी, 600 रुपीज पर केजी बैलेंसिंग फिगर आएगी। क्या 1.6 केजी लगता है स्टैंडर्ड पे, और उस पे 2 केजी लगता है पर यूनिट, तो इनटू यूनिट्स कर दिया, जितना भी आता है। अगले साल क्या होगा, अगले साल 2000 क्या है 21। अगले साल मसला ये है जी, अगले साल मसला क्या है, अगले साल मसला ये है कि टोटल कितने केजी यूज होगा, बताएं जरा, टोटल कितने केजी यूज होगा। 1.6 केजी पर यूनिट इनटू स्टैंडर्ड के 8 लाख, मेरा ख्याल है 25,000 यूनिट हमने बनाने हैं। और दूसरी प्रोडक्ट जो है उसके हमने मेरा ख्याल है 10,50,000 यूनिट बनाने हैं प्रीमियम के, लोकल और इम्पोर्टेड दोनों मिला के। कितने यूनिट बनाने हैं, 10,50,000 इसके और उसके 8,25। तो बताओ जी अगले साल कितने केजी मटेरियल यूज होगा। 3.42 गलत है। हाँ जी, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। 10,50,000 है, कितना है, मैंने गलत नहीं लिख दिया, 10,50,000 है और 8,25,000 है, 3.42 मिलियन केजी।
लेकिन मसला ये है कि अगले साल प्राइस जनवरी में जाके बढ़नी है। आपका साल शुरू कब होता है और एंड कब होता है? अगस्त में एंड हो रहा है। इसका मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6, 7, 8 महीने प्राइस, 8 माह तक तो इंक्रीज होगी प्राइस। लेकिन पहले 4 माह में जो प्राइस होगी वो इंक्रीज नहीं होगी। पहले 4 माह में प्राइस इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है? और समझ आ रही है? तो फिर वो जो प्राइस इंक्रीज प्राइस है वो कितनी है? इंक्रीज लाना कितना है प्राइस में? 5% जनवरी से, तो 5% इंक्रीज है। अब मैं यहाँ पे ये करने लगा हूँ कि पहले 4 माह में निकालने लगा हूँ, पहले 4 माह को, पहले 4 माह पूरे साल में, पहले 4 माह और अगले 6 नहीं सॉरी, अगले 8 माह। पहले 4 माह में प्राइस इंक्रीज नहीं हुई, अगले 8 माह में प्राइस जो है वो 5% इंक्रीज हो जाए तो वो कितनी बन जाती है? हाँ जी, 600 भी है और 630 भी है। तो अब मैं यहाँ पे करने लगा हूँ, पहले 4 माह में 600 रुपए पर केजी, अगले 8 माह में 600, जी टोटल 3.42 मिलियन केजी यूज होना है पूरे साल में। तो 4/12 करें और उसके बाद 8/12, 4 माह और 8 माह में, तो जो आंसर आएगा दोनों को अलग अलग ऐड कर लें। समझ आइए क्या किया मैंने? 600 रुपए पर केजी इनटू, मैं सोल्यूशन का फॉर्मेट ही ऐसे बनाऊंगा जिससे आपको लगेगा कि सोल्यूशन बड़ा सिंपल है, लेकिन असल में सोल्यूशन इतना सिंपल नहीं है। अब सिर्फ इतने लेंथी सवाल आने नहीं, ये हम सिर्फ अपने आप को मेंटली तैयार कर रहे हैं कि अगर आ जाए तो हम डिप्रेस ना हो। टू 1.4। चलो भाई, लेबर कॉस्ट खुद निकालो। शाबाश, लेबर कॉस्ट खुद निकालो, मैंने नहीं निकालनी। उसमें भी पहले पिछले साल का डाटा फिर अगले साल का, इस तरह। तो लेबर कॉस्ट पिछले साल की क्या थी? लेबर कॉस्ट पिछले साल की थी 540 मिलियन। पिछले साल का टाइम तो बताया हुआ है, बल्कि टाइम तो वैसे ही बताया हुआ है कि इस पे स्टैंडर्ड पे 3 घंटे नहीं, 1 घंटे में 3 यूनिट बनते हैं, तो शायद मैंने ये 1.3 आवर्स निकाले थे पर यूनिट। और दूसरा जो प्रीमियम का टाइम था वो मैंने निकाला था 0.50 आवर्स। तो अब आप जरा निकालें कि पिछले साल कितने घंटे लगे थे, क्या रेट था, अगले साल क्या रेट होगा। लेबर में इन्फ्लेशन 10% है। लेबर में इन्फ्लेशन कितने परसेंट है? 10% है। पिछले साल का वेजेस रेट नहीं पता हमें, वो बच्चा निकाले, देखो क्या आता है। घंटे तो पता है लेकिन वो भी पर यूनिट पे पता है। जी जनाब। जी 900 कहते हैं पर आवर है, चेक कर ले बाकी भी। ये जो लेबर कॉस्ट है इसमें दो प्रोडक्ट की लेबर कॉस्ट आई हुई है, स्टैंडर्ड की भी आई हुई है और दूसरी कौन सी है, प्रीमियम की भी आई हुई है। दोनों का टाइम आया हुआ है तो दोनों की लेबर कॉस्ट आएगी। हाँ जी, लेबर कॉस्ट। हाँ जी, पिछले साल 2020 में टोटल लेबर आवर्स क्या थे जो यूज हुए, लेबर का वेजेस रेट पर आवर क्या था और लेबर कॉस्ट क्या थी। तो पिछले साल की लेबर कॉस्ट कितनी दी हुई थी? 540 मिलियन। और घंटे कितने यूज हुए थे वो निकालने पड़ेंगे, 1/3 आवर्स
ए पर यूनिट इंटू 0.9 लाख यूनिट्स, 0.9 मिलियन, प्लस दूसरी प्रोडक्ट का टाइम था 0.5 आवर्स पर यूनिट इंटू 0.6 मिलियन यूनिट्स, तो 6 लाख घंटे थे। 1 घंटे का रेट हमारा क्या बैलेंसिंग फिगर निकला था, 900 रुपए पर आवर। अगले साल ये रेट में 10% का इन्फ्लेशन है। रेट में कितना इन्फ्लेशन है, 10%, तो ये 990 होगा। घंटे दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, ये हमने ऊपर घंटे निकाले हुए थे कि टोटल कितने घंटे अवेलेबल है हमारे पास, 8 लाख, और हमने पूरे यूज किए। ये 8 लाख पूरे के पूरे घंटे हमने प्रोडक्शन पे यूज किए हैं। तो अगर आप निकालना भी चाहें ना तो 8 लाख ही निकलेंगे। तो 8 लाख इंटू 990, 792 मिलियन। ये मैंने 8 लाख घंटे कहाँ से कॉपी किए हैं, ये मैंने वर्किंग वन से कॉपी कर लिया है। 8 लाख घंटे टोटल हमने प्रोडक्शन पे यूज किए हैं, जो हमने इस दफा अगले साल करनी है। जी, लेबर के बाद आखिरी कॉस्ट कौन सी है, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। इसमें भी 10% इन्फ्लेशन है, और वॉल्यूम का इफेक्ट आएगा और इन्फ्लेशन का आएगा। हाँ जी, वेरिएबल ओवरहेड्स के मुतालिक क्या कहा हुआ था उसने पिछले साल, वेरिएबल ओवरहेड टोटल ओवरहेड्स का 75% थे। तो ये मेरा ख्याल है पिछले साल 330 मिलियन के थे, 330 मिलियन के वेरिएबल एफओएच थे। अच्छा जी, इसके लिए कोई पैराग्राफ दिया हुआ था वेरिएबल एफओएच के लिए, हाँ ये था, बुलेट नंबर 6 जो था, कहता है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर प्रीमियम यूनिट आर 1.25 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड। ये वही मसला आ गया कि जो स्टैंडर्ड के वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट है ना, वो भी नहीं पता, उसका 1.5 टाइम्स किया जाए तो प्रीमियम के वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट आ जाते हैं। तो ना स्टैंडर्ड के हैं तो ना प्रीमियम के। जैसे सेल प्राइस भी नहीं थी ना, उसने कहा था उससे दुगनी सेल प्राइस है, तो मैंने एक्स और 2x रखा था, तो बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ वेरिएबल ओवरहेड उसने कहा है स्टैंडर्ड के जितने हैं उसका 1.5 टाइम्स किया जाए तो वेरिएबल ओवरहेड्स ऑफ वो आ जाते हैं, क्या नाम है, प्रीमियम। हाँ जी, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ कि जी वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इनटू उसके यूनिट्स पिछले साल के, प्लस दूसरी प्रोडक्ट वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रीमियम इनटू प्रीमियम के यूनिट्स। टोटल वेरिएबल ओवरहेड हमारे पास पिछले साल के मौजूद हैं। हाँ जी, तो पिछले साल का डेटा 2020 का लेके आप इसको सॉल्व कर लें ताकि आपके पास रेट आ जाए पर यूनिट। तो ये एक्स होगा 0.9 मिलियन यूनिट्स, ये होगा 1.25x 6 मिलियन यूनिट्स, और टोटल वेरिएबल ओवरहेड जो है 440 मिलियन का 75% यानी 330 मिलियन। 440 मिलियन टोटल ओवरहेड्स थे, उसका 75% वेरिएबल है। तो अब आप इस सारे को सॉल्व करेंगे तो x क्या आता है और 1.25x क्या आता है, ये अब आपने देखना है। क्या कहते हैं, x क्या आता है और 1.25x क्या आता है, जी कितना, 200 रुपये x आता है। वेरिएबल एफओएच पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड क्या है, पिछले साल के प्रोडक्शन यूनिट्स लिए ना, 250।
अब अगले साल के निकाल सकते हैं। 160 कैसे आएगा है भाई? ये एक्स है, एक्स पुट करो ना, ये इधर एक्स तुम्हारा 200 है, जब पुट करोगे तो आ जाएगा। डिवाइड किधर से होगा? 1.25 एक्स में एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है भाई। वो कहते हैं 200 और 275 है, नहीं 200 और 250 है। कहाँ? वो मर्जी है, जो मर्जी कर दो। मैं जरा 9 लाख नहीं लिखना चाह रहा ना, कोई मसला नहीं, इशू कोई नहीं है, जिन्हों मर्जी कर दो फाइन राउंड। किस्त में किया है? कैसे निकाला है? ये कहाँ लिखा हुआ है कि ओवरहेड्स आर बेस्ड अपॉन लेबर आवर? अच्छा, अब आप पीछे जाना है। मैंने पीछे जाना है। अभी ठहर जाओगे, अभी सवाल खत्म हो लेने दो। तुम मुझे पीछे लेके जा रहे हो ना, ठहर जाओ फिर, होल्ड, हौसला कर। हमें मेरे को माइक फिराई जाना है, कभी आगे कभी पीछे, ठहर जाओ, हौसला कर। तुम हर दफा कोई अल्टरनेटिव तरीका लेके आते हो मेरे पास। तेरे उस्ताद का तरीका पसंद नहीं आता है? क्या कहते हैं, 1 मिनट ठहर जा। मैं अब आगे आ गया हूँ, फिर तू मुझे पीछे ले जाएगा। और जेडी रिकॉर्डिंग घर बह के सुनते ने, उन्होंने कहना है हो की रहा है मास्टर, कभी आगे आ जाता है, कभी पीछे चला जाता है। हाँ हाँ, जो घर बैठा होता है वो परेशान हो जाता है कि ये क्या सर, अभी तो वेरिएबल में थे, सर ने भी छलांग लगा के, उसको शायद आपकी आवाज नहीं जा रही हो कि बच्चे ने सवाल पुट किया है। अच्छा, ये हमारे पिछले साल की वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट आ गए, वो अगले साल के निकालो, बस खत्म हो गया सवाल। फिर इनकी बात सुन लेते हैं, ये क्या कहते हैं शरीफ आदमी। अच्छा, तो 2021 के, हाँ जी, क्या आता है? वेरिएबल ओवरहेड 200 रुपए, लेकिन ये इन्फ्लेट होगा। कितने परसेंट से इन्फ्लेट होना है? 10% से इन्फ्लेट होगा। अगले साल के जो यूनिट्स हैं 8,25,000 यूनिट्स है। अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने राउंड नहीं किया, जहां मेरा दिल चाहता है मैं कर लेता हूँ जो मर्जी, अगर आंसर पे कोई नेगेटिव इफेक्ट ना आए। अच्छा, 250 रुपए पर यूनिट था, उसको भी 10% इन्फ्लेट कर लें तो 275 खुद ही आ जाएगा, इंटू 10,250,000, 10,50,000 यूनिट्स। लो जी, ये हमारे पास टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स आ जाएंगे 47025 मिलियन। लो जी, सारा सवाल उसकी वर्किंग हमने कर ली। अब इस तरीके में आप देखें, वो आपको तंग क्या करता है, पहले पिछले साल का डाटा सेपरेट करो, फिर उस डाटे को अगले साल के लिए चेंज करो। ठीक है, सवाल वैसे ही इतना लेंथी नहीं था, लेकिन जब इसका आई कैप का सोल्यूशन आप देखेंगे तो तूफान बदतमीजी है। आई कैप ने स्टैंडर्ड के लिए लहदा, प्रीमियम के लिए लहदा, मैं तो सब कुछ इकट्ठा करी जा रहा हूँ ना, उन्होंने लहदा लहदा शो किया, हालांकि कहीं नहीं लिखा हुआ प्रोडक्ट वाइज इनकम स्टेटमेंट बनानी है, ये कहीं जरूरी नहीं है। ठीक है, हमें टेंशन पाई है उन्होंने, प्रोडक्ट वाइज इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंट करना जरूरी नहीं है, वो एक्स्ट्रा एफिशिएंसी भी झाड़ देता है कई दफा एग्जामिनर। जी, और बनता है। हम्म, मैंने तो बता दिए, देख लें जी। 1.6 के जी इंटू 8,25,000 यूनिट प्लस 2 के जी इंटू 10,50,000 यूनिट है जी, 3.42 मिलियन के जी बन गया। चेक करो देखो, नजर दो आ रहे थे। अब तुम्हारे ग्लासेस तो सही हो गए अब। हाँ, 3 है, ये देखो, ये देखो, साढ़े को ऑप्शन है, जूम इन जूम आउट करो, सारों की टेंशन है। ठीक है, आप दूर बैठे हुए हैं, आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, और मैं भी मिक्स करते हैं ना छोटे छोटे जी। क्या कर लें अगर स्टैंडर्ड, और कैसे निकालें, कैसे निकालोगे?
हाँ, वही कर रहे थे, तुम कर रहे थे। हाँ, ये 20 लाख आता है, या 20 लाख कैपेसिटी आपकी किसमें आती है, यूनिट्स में। लेकिन यहाँ पे हर प्रोडक्ट सेम टाइम नहीं है, तो यहाँ कैपेसिटी यूनिट में गिन ही नहीं सकते। आप नहीं थे ना पिछली क्लास में, थे जी। अब आप क्या करना चाह रहे हैं? कौन सी? उसका टाइम और स्टैंडर्ड का सेम नहीं है। तुम 20 लाख यूनिट की तकसीम कैसे कर रहे हो? तुम समझ रहे हो हर प्रोडक्ट पे सेम टाइम लग रहा है। हम्म। या तो सिर्फ स्टैंडर्ड बननी हो। जी जी। हेलो। हाँ जी। मैंने कैपेसिटी यूनिट्स में काउंट करके उसको इग्नोर किया, मैंने घंटों में कैपेसिटी काउंट किया है। हम्म। तुम बस मुझे ये बता दो, एक सवाल का जवाब दे दो, समझ आ जाएगी। अगर तुम एक यूनिट स्टैंडर्ड का काम करो, बनाओ, तो प्रीमियम का एक यूनिट बना सकते हो एक्स्ट्रा? तो सेम नहीं है ना, थे इधर टाइम सेम नहीं है। अगर टाइम सेम ना हो फिर ये मसला पड़ जाता है कि एक प्रोडक्ट का यूनिट कम करें, दूसरे का बढ़ा दें, या इसके दो कम करें तो उसके दो बढ़ा सकते हैं? नहीं कर सकते। जब टाइम डिफरेंट हो फिर इसीलिए यूनिट वाइज नहीं कर सकते, फिर हम इसको घंटों में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर हम कर सकते हैं घंटों में जो मर्जी करो, क्योंकि घंटों में उनका यूनिट और मेजरमेंट दोनों का सेम हो गया। वो जो टाइम का पर यूनिट डिफरेंस था वो नलिफाई हो गया। हम्म। यानी या फिर तुम रेशो बनाओ, मैथ की कोई रेशो बनाओ। मिसाल दे रहा हूँ कि एक का टाइम 1 घंटा है, दूसरे का 2 घंटा है, तो इसका मतलब है जिसका टाइम 1 घंटा है उसके तुम 2 यूनिट छोड़ोगे तो उसका एक यूनिट बना सकते हो। तो इसका मतलब है वो यूनिट तो सेम नहीं ना है कि इसका एक यूनिट के बदले उसका एक यूनिट, तो वहाँ यूनिट दोनों ऐड होने के काबिल ही नहीं है। जो तुम यूनिट ऐड करके 20 लाख बना रहे हो ना, वो मैंने भी करके काटा है बाद में कि ये ऐड होके काबिल इस्तेमाल नहीं है। फिर मैंने उनका टाइम पर यूनिट लेकर मैंने टोटल कैपेसिटी टाइम में काउंट किया है कि हम 8 लाख घंटे की मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है। यूनिट में मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं? 20 लाख, लेकिन ये काबिल इस्तेमाल नहीं हो सकती प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए, इसलिए मैंने घंटों में कन्वर्ट किया। आगे फिर वो मैंने लिमिटिंग फैक्टर की तरह प्लानिंग कर ली कि 8 लाख में से पहले प्रीमियम बनाया, फिर जो बाकी टाइम बचा वो मैंने स्टैंडर्ड बनाया। अब तुम देख लो कि स्टैंडर्ड 6 4 10 और 10 और 8 जितना भी बनता है ये, तो अब मेरा ख्याल है ये तो तुम 20 से ऊपर नहीं चले गए, कि 20 पे ही है? 20 से कम ही है, हाँ। 20 से कम ही है, लेकिन मसला ये है कि वो यूनिट मिसलीडिंग है, घंटे पूरे यूज हो गए हैं। तुम देखो अभी यूनिट 20 से कम है लेकिन घंटे पूरे यूज हो गए हैं, क्योंकि एक प्रोडक्ट ऐसी है जो यूनिट टाइम ज्यादा खाती हैं। तो वो तो आपके यूनिट यूनिट पैन भी होते टाइम पे मुक जाने थोड़ा पहले ही। समझ आ रही है? या तो दोनों प्रोडक्ट पे टाइम लगता हो 1 1 घंटा, फिर मसला कोई नहीं, फिर आपकी वाली बात थी कि 20 लाख में से इतने यूनिट बने, इतने ये बने, इतने वो बने, फिर आप घंटों में काउंट ही ना करें, फिर आप यूनिट में ही लेके चल बस। ये बात सबसे पहली बात मैंने बताई थी कल। जी चले जी आगे। नहीं, कौन सी वर्किंग? क्वेश्चन नंबर 8 की? कौन सी वाली? लेबर की वर्किंग तो उस दिन वाली छापा है। छापा है, छापा है। 9वें की कैसे की थी ये बताओ? 9वें की कैसे की थी भाईजान? छापा है। 9वें की थी मैंने। 9वें की क्या की थी? ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਈ लेबर वाली? ए पाने की थी सी। सेम यही छापा है। है जी। हाँ, लेकिन वहां शॉर्टेज एज्यूम की गई है, सवाल में एरर है ना। क्या चीज? नहीं, देखो उसने लिखा हुआ है कि आपके वर्कर और अवेलेबल नहीं है ना, टाइम है, आपको नए बंदे रखने पड़ेंगे, ये कहा तो हुआ है उसने। इधर से शॉर्टेज इंडिकेट तो हो रही है। बंदे नहीं है, उन एफिशिएंसी से काम करेंगे। एफिशिएंसी क्या है, उन्हें सेम कहानी है। हैं?
क्योंकि उतने से यूनिट बढ़ जाने हैं। तुम्हें मैंने उस दिन भी सिखाया है, इधर लिखा भी था मैंने कहा था, हाँ पिछले साल और अगले साल में ये फर्क है कि वर्कर ने एफिशिएंसी से काम किया, जिसकी वजह से ये टाइम पर यूनिट कम हुआ, जिस रेशो से कम है उसी रेशो से ये बढ़ गया। तभी ना मैंने कम किया ना मैंने बढ़ाया, क्योंकि टोटल लेबर आवर सेम है और ये शॉर्टेज है, बंदे ज्यादा हो नहीं सकते। नए बंदे तुम बाजार से रख रहे हो, उसने लिखा हुआ है। हाँ क्या कहता है? दसिया सी नहीं, बताया नहीं था उस दिन? भूल गए हो। आगे चलो। अच्छा जी आगे चलें। आज हमने कैश बजट पढ़ना है बस, और कोई मैंने सवाल नहीं कराना प्रॉफिट एंड लॉस का, मेरी बस हो गई अब। हाँ इन्ने ही सवाल पढ़े हैं। असल में आप जितने मर्जी सवाल कर लें, सिवाय मैथमेटिक्स के ये कुछ नहीं है, इसमें मैथ ही मैथ भरा हुआ है। और ये है कि आपको अप्रोच लेके चलनी है कि मैं पहले कौन सी वर्किंग करूं फिर कौन सी। डेफिनेटली इतना लेंथी क्वेश्चन अब नहीं आएगा। वजह अब जिस ग्रिड में ये शामिल है वह मैक्सिमम सवाल 20 से 25 नंबर के आ सकते हैं, या तो फिर पूरा सवाल बजटिंग का ही आए फिर तो ठीक है, लेकिन उसमें एनपीवी वाला चैप्टर भी शामिल है उसी ग्रिड में, और एनपीवी का चैप्टर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, ये आपके सिलेबस का असेंशियल पार्ट है एमएफए का। फाइनेंशियल एनालिसिस में सबसे मेन चीज ही एनपीवी है, तो इसीलिए ये अगर आएगा तो 12 15 15 भी मैक्सिमम ही है, 12 15 ठीक है। दोनों से उस ग्रिड में, इवन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी। नहीं नहीं, 3 चैप्टर है उसमें, 3 चैप्टर है भाईजान, 3 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं आपके, ये मैं बता दूं, आपका जो सिलेबस है उसके मुताबिक 3 ग्रिड्स हैं। ओ हाँ, सिलेबस की 3 ग्रिड्स हैं, ठीक है। सिलेबस की कितनी ग्रिड्स हैं? 3 ग्रिड्स हैं। अगर आपको पहले दिन का याद हो जो मैंने बताया था, पहले दिन पे आ जाओ। तो जो तीसरी ग्रिड है ना, तीसरी ग्रिड में 3 चैप्टर हैं। एक चैप्टर वो एनपीवी वाला है, प्रोजेक्ट अप्रेजल। एक चैप्टर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है और एक चैप्टर बजटिंग है। पिछली दफा इन दोनों में से आया है, पिछली दफा इन दोनों में से आया है, और इस दफा मुझे उम्मीद है कि बजटिंग और इसमें से आएगा। इस ग्रिड की वेटेज 20 से 25 नंबर की है, तो अगर ये प्रोजेक्ट अप्रेजल वो 12 नंबर का दे दे तो इसका मतलब है ये 13 15, क्योंकि 25 ऊपर नीचे कर सकता है, क्या ये फिक्स नहीं है ना। तो ये इस तरह वर्किंग कैपिटल के चांस कम है इस दफा। मुझे उम्मीद है बजटिंग में से को 15 नंबर का, और प्रोजेक्ट अप्रेजल में से को 12 13 14 नंबर का। ऐसे ये जो वेटेज है ये गाइडेंस के लिए होती है, इसको आई कैप 5% ऊपर 5% नीचे जा सकता है। और अगर आई कैप चाहता है मैं एक ही सवाल बनाऊं तो वो इस पे बना सकता है, बजटिंग पे 22 नंबर का, 20 नंबर का, 23 नंबर का, जितने हैवी हैवी सवाल ये किए आपने, जिसको करने में घंटा 1.5 घंटा तो क्लास में ही लग जाता है हमारा। कोई एक सवाल एक दिन में पूरा नहीं किया हमने, आधा सवाल आधे दिन, एक दिन किया, आधा किसी दिन किया। नहीं पूरा करना ही नहीं आपने। जो ये सोच के जाएगा कि मैं पूरा करके आऊंगा, तो पूरा पॉसिबल जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं आप उसकी ट्राई करें, लेकिन स्पीडे चलाए ना थोड़ी सी। ऐसे क्वेश्चन को पहली तो बात है इतने लेंथी अब आना ही नहीं, और अगर आते भी उस वक्त तो आप आखिर में कर लो, क्या मसला है। लेकिन छोड़ के आना बेवकूफी है। हुँ? छोड़ के आना बेवकूफी है, छेड़े से जरूर। मैं तो कहता होता था बजटिंग में 5 नंबर पे ले लो तो बड़े हैं, बाकी सवालों पे फोकस करो, जब ये कॉस्ट में होता था। अब लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि ये इसमें आप 5 ना फोकस करें, थोड़े ज्यादा कर लें, क्योंकि और बड़ी जगह से कट रहे हैं। एमसीक्यूज में से भी कटने हैं आपके, लोग एमसीक्यूज की वजह से फेल हुए हैं पिछली दफा बहुत ज्यादा, जो भी फेल हुए हैं। समझ आई? 15 नंबर के, उनको समझ नहीं है कैसे करने हैं, क्योंकि हर एमसीक्यू के ऊपर स्टोरी थी, तो स्टोरी में घूमते रहे बेचारे, परेशान हो गए, डिप्रेस हो गए। बीच में स्टैट के भी 2-4 एमसीक्यूज आ गए, स्टैट्स के एमसीक्यूज ही आते हैं क्यूएम पे। तो ऐसे ही है। चले जी आगे। हमने आज क्या करना है, कैश बजट। आज जो सारे बच्चे थे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से नहीं आएगा, नहीं मुझे उम्मीद नहीं है, तो छड़ ना जाना, ताड़ी मेहरबानी जी, उत्थे आ जाए तो गाला मेनू कटो बाहर निकल के, सर ने मरवाता सानू। बेटा ये एक जजमेंट होती है, एक अंदाजा होता है, और अंदाजा हमेशा अंदाजा ही होता है। मैं कोई एग्जामिनर नहीं हूँ, या मेरे हाथ में मैं कोई पीर शीर नहीं हूँ, है कि कोई चीजें नहीं है मेरे हाथ में जो मुस्तकबिल की गाइडेंस, कोई नहीं कर सकता मुस्तकबिल की प्रिडिक्शन विद 100% सर्टेनिटी। एक जजमेंट होती है, एक हंच होता है, एक सोच होती है इंसान की कि यार ये हो सकता है।
सीए फाइनल में पिछली दफा मैंने जो टॉपिक करवाए, जो मॉक में पेपर दिए, बाई चांस वो सवाल भी सेम आ गया, और बाई चांस सवाल भी वही आ गया जो मैंने मॉक में दिया, क्योंकि मैंने जिस किताब से उठाया था बाई चांस आई कैप ने भी उस किताब से उठा लिया वो सवाल पेपर का। अब आवाम का सर लगता है पेपर आपने बनाया, मैं क्या जान दो, ताटी मेहरबानी, आई कैप का रूल है जो एजुकेशन सेक्टर में वो पेपर बना नहीं सकता, तो हम नहीं बना सकते, वो बस हमारी जजमेंट लग गई, को तुक्का लग गया साडा ते आ गया। अब वो मुझे कह रहे थे पिछले 2-3 टाइम से, सर आपके बड़े लग रही हैं गैस, दसो की आ गया था। हाँ हाँ, मिड टर्म में जो आया था, जो मॉक में आया था, हाँ जो मॉक में सवाल दिया था। नहीं, मैं पेपर नहीं बनाता, पेपर नहीं बनाता, मैं बता रहा हूँ एजुकेशन सेक्टर को, तो हम हमें तो वो समझते हैं हम चीटर हैं, आई क्या समझता है ये फ्रॉडी लोग हैं। अच्छा चलो आओ चले, वो समझते हैं बच्चों को बता देंगे पेपर, हम पे इतमाद नहीं करते, वो करते हैं उसमें जो प्रैक्टिशनर है, हम पार्टनर है, वो पेपर बनाते हैं, सवाल कोई और बनाता है, जवाब कोई और बनाता है, चेक कोई और करता है। चेक होने के लिए हमारे पास आ जाता है कि 10वें सवाल से ये खराब है, ये जो हम बता भी देना ये खराब है, सही नहीं होना, ठीक है। अच्छा चलें, चलें जी। कॉन्फिडेंशियलिटी भी कोई चीज होती है, आई कैप कहता है मेंटेन करें, लेकिन सानू मिलता ही नहीं काम, ऐसी गल ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन किताब शिताब लिखवा लेते हैं वो हमसे। चले भाई आ जाए जी आगे, हमने अब पढ़ना है कैश बजट, पेपर नहीं बनाते हम, ना कोई भी टीचर नहीं बनाता कैश बजट। क्या कर देना है? नहीं बट ठीक है, चलो जो हमने बनाया तो बनाएंगे, ठीक है, जब बनाएंगे तब की बात है। अच्छा जी, कैश बजट पे आ जाओ भाई जवानों, बातें बहुत हो गई, पढ़ लें थोड़ा सा। कैश बजट जो है बेटा, इसका पर्पस क्या है जी? कैश बजट का पर्पस क्या, बल्कि सॉरी पहले कैश बजट के और क्या नाम है, कैश बजट को कैश फोरकास्ट भी कहते हैं, कैश बजट को कैश फोरकास्ट भी कहते हैं, और कैश बजट को बजटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कहते हैं। अभी जरा नोट्स छोड़ दें, नोट्स में शायद ये आखिरी 2-4 सफे हो, छोड़ दे जरा, ठीक है। बजटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, हालांकि कैश फ्लो स्टेटमेंट तो एक प्रॉपर टॉपिक है, लेकिन हमारे लिए बजटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअली कैश बजट ही है, ठीक है। तो अगर आपको वो पेपर में कह दे बजटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, तो आप ये टेंशन में ना पड़ जाइएगा कि मुझे तो स्टैंडर्ड ही भूल गया है, या IS 7 के मुताबिक कैसे दफा मारे, हमने कैश बजट का मतलब ही कैश फ्लो स्टेटमेंट या कैश फोरकास्ट समझना है जी। इसका पर्पस क्या है? असल में इदारा फ्यूचर की कैश प्लानिंग करना चाह रहा होता है, इदारा अपने फ्यूचर की कैश की रिक्वायरमेंट को प्लान करना चाह रहा होता है कि हमारे पास फ्यूचर में क्या सरप्लस कैश होगा या हमारे पास कैश का शॉर्टेज होगा। कैश शॉर्टेज को क्या बोला जाता है? कैश डेफिसिट। इसी से आपको अपने बिजनेस का लिक्विडिटी रिस्क भी पता चलता है, वो जो हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के चैप्टर में पढ़ा था। तो कैश बजट आपको आपके फ्यूचर की ये माजी के लिए नहीं होता, फ्यूचर की कैश रिक्वायरमेंट्स बताता है, ताकि आप ये प्लान कर सकें कि हर महीने या हर पूरे साल में हमें कितना कैश रिक्वायर्ड होगा, क्या हमारे पास सरप्लस कैश होगा या शॉर्टेज। अगर किसी भी इदारे के पास सरप्लस कैश हो तो वो इदारा उस कैश को कहाँ लेके जाएगा? इन्वेस्ट करेगा शॉर्ट टर्म जगह में, अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो लॉन्ग टर्म, और अगर इदारे के पास कैश डेफिसिट है तो डेफिनेटली इदारा कोशिश करेगा कहीं से ओवरड्राफ्ट मिल जाए या कहीं से और कहीं से भी कोई भी पैसा मिले, फाइनेंसिंग हासिल करेगा ताकि इस कैश की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। अगर इदारा फाइनेंसिंग की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली इदारे को उसके ऊपर क्या देनी पड़ेगी? इंटरेस्ट कॉस्ट। समझ आ रही है ना बात आपको? तो आप अगले अपने पूरे साल को प्लान कर सकते हैं, यानी आज बैठ के, आज कौन सा मंथ है, मई एंड होने वाला है ना, तो मैं 1 जुलाई 2022 से लेकर अगले जून 30 जून तक के लिए आज ही बैठकर अपने इदारे की सेल, अपने इदारे की कॉस्ट वगैरह को सारे एस्टिमेट करके उसकी बेस पर कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स, एक होता है ना कैश अकाउंट, आप अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, उसमें एक एक्चुअल कैश रिसीट पेमेंट होती है, जो ये कैश बजट होता है इसमें सारी फ्यूचर की क्या होती है? एस्टिमेटेड कैश रिसीट्स और एस्टिमेटेड कैश पेमेंट्स होती हैं। ये हम घरों में भी बनाते हैं, लेकिन नॉर्मली घरों में जो वालिद साहब बनाते हैं कैश बजट, वो 1 महीने का होता है यार, या 2 से 3 माह का, ज्यादा नहीं।
और वो बड़ा कैजुअल सा होता है, वो फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं होती। समझ आ रही है बात आपको? तो पता चल रहा है कैश बजट क्या है। अब कैश बजट की जो प्रिपरेशन है, कैश बजट की जो प्रिपरेशन है, उसका टाइम फ्रेम क्या होता है? टाइम फ्रेम क्या होता है? तो बेटा कैश बजट जो है वो मंथ वाइज भी बन सकता है, मंथ वाइज कैश बजट भी बन सकता है, उसके बाद क्वार्टर वाइज भी बन सकता है, और पूरे साल का इकट्ठा ही फॉर द ईयर भी इकट्ठा भी बन सकता है, फॉर द ईयर। क्वार्टर वाइज में तो होगा ना कि 3-3 माह का कैश बजट, पूरे साल का बजट 4 हिस्सों में टूट जाएगा है। फॉर द ईयर में क्या होगा, 12 माह को नहीं देखेंगे, पूरे साल का एक ही बजट इकट्ठा। तो कैश बजट फॉर द ईयर भी बन सकता है। ये पहले नहीं आता था, आजकल ये आना शुरू हो गया है। सीए फाइनल में पहले ये आता था, तो ये कैश बजट फॉर द ईयर भी आ सकता है, या फॉर द क्वार्टर इकट्ठा, 3 माह का इकट्ठा ही आ सकता है, फॉर द ईयर या फॉर द क्वार्टर। फॉर द क्वार्टर में ना फिर आपका पूरे 3 माह का इकट्ठा ही बजट लेके आपने चलना है। समझ आ रही है बात आपको? तो ये टाइम फ्रेम का कैश बजट बन सकता है। अब जब आपने कैश बजट की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आप कैश बजट किस बिजनेस का प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। नॉर्मली हमारे सिलेबस में जो कैश बजट है वो ट्रेडिंग बिजनेस का भी है, कैश बजट ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस और कैश बजट ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस पे तो 1-2 सवाल ही मिलेंगे, ज्यादा नहीं है। आल्दो पुराने पेपर्स में थे, अब भी आ सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग का सवाल छोटा होता है, तो वो जो आजकल की 11, 12, 15 नंबर की रिक्वायरमेंट है ना, वो उसको सेटिस्फाई करता है। तो पहले भी आते थे, यानी जब से ये सिलेबस आपकी कैफ स्कीम आई थी ना, तब ट्रेडिंग को उसने जरा साइड पे कर दिया था, क्योंकि वो 18-18 नंबर का, 17-17 नंबर के सवाल बना रहा था, 20-20, 22-22, 23-23 इस तरह। लेकिन जब आपका पुराना कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस था ना, तो उसमें बजटिंग में ट्रेडिंग बिजनेस का भी कोई 11 नंबर का, कोई 12 नंबर का, इस तरह सवाल आता रहा, और हमारे वो नोट्स में अवेलेबल है, पास पेपर के क्वेश्चन। ठीक है, तो ट्रेडिंग बिजनेस का कैश बजट और मैन्युफैक्चरिंग, मैं कहता हूँ हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग। और ये होगा भी लेंथी, ये होगा भी लेंथी। ठीक है, जैसे इनकम स्टेटमेंट है उतना लेंथी नहीं, उसका हाफ कर ले। लेकिन ट्रेडिंग बिजनेस का तो बहुत ही सिंपल होता है, दिया हुआ डाटा होता है, आपने उठा के मोस्टली 90% डाटा कॉपी पेस्ट करना है, सिवाय 2 वर्किंग मेन उसमें होती हैं आपकी। ठीक है, तो ट्रेडिंग बिजनेस का बजट मोस्टली मंथ वाइज बनता है। क्या बनता है? मोस्टली मंथ वाइज बनता है। तो क्या फॉर्मेट होगा इसका? हम आज ट्रेडिंग बिजनेस के कैश बजट पे ही बस बात करेंगे कि ट्रेडिंग बिजनेस का अगर कैश बजट बनाना हो तो उसका क्या फॉर्मेट होता है। और ये फॉर्मेट नोट्स वगैरह पे बना हुआ है, तो बस आप यहाँ बैठ के देखें, इंजॉय करें। तो मंथ वाइज कैश बजट में आप, फॉर एग्जांपल मैं 3 मंथ एज्यूम करता हूँ, जनवरी, फरवरी, और तीसरा कौन सा है? मार्च। सबसे पहले आपने कैश अकाउंट की तरह यहाँ कैश का ओपनिंग बैलेंस लिखना है, कैश का बैलेंस लिखना है बिगनिंग। और ये बिगनिंग बैलेंस आपको, अगर आप ये बजट बना रहे हैं, तो यकम जनवरी का सिर्फ दिया होगा, अगले महीनों का कैश का बिगनिंग बैलेंस आपको नहीं दिया होगा। अगर ये एग्जांपल हो तो किस डेट का दिया होगा? यकम फरवरी का क्यों नहीं, ये आप कैलकुलेट करेंगे। जो जनवरी का क्लोजिंग होगा वो फरवरी का क्या बनेगा? ओपनिंग। इसी तरह जो फरवरी का क्लोजिंग आएगा, तो इसीलिए हर मंथ का ओपनिंग वो दे ही नहीं सकता, वो हर मंथ का ओपनिंग आपको अगलों पे निकालना पड़ेगा, सिर्फ पहले मंथ का होगा जिस मंथ से आपने कैश बजट स्टार्ट करना है। इसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे तमाम एस्टिमेटेड फ्यूचर की कैश रिसीट्स। क्या ऐड करेंगे? कैश रिसीट्स, पी नहीं बोलते इसमें, साइलेंट है, कैश रिसीट्स एस्टिमेट करेंगे। अब वो कैश रिसीट, जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है वो चीजें खरीद के चीजें बेचता है। ट्रेडिंग बिजनेस चीजें खरीदता है और आगे क्या कर देता है? और बेचता है। कुछ चीजें वो कैश पे बेचता है, कुछ चीजें वो किस पे बेचता है? तो अगर आपने कैश पे सेल किया, तो ये करना चाह रहे हैं फ्यूचर में, तो जितनी हर महीने कैश की सेल से पैसे आएंगे, और जितने पैसे आपको क्रेडिट सेल के कलेक्ट होंगे, ये नॉर्मली वर्किंग करके आप निकालते हैं। कभी कभार ये कैश सेल भी इसके अंदर ही शामिल कर लेते हैं कुछ बच्चे, कोई मसला नहीं, कोई नंबर नहीं कटेंगे। तो आपने सेल्स की कलेक्शन मेन चीज है इसमें, आती सेल्स की कलेक्शन है। चाहे तो ये कैश और क्रेडिट इकट्ठी दे दे वो आपको, या वो अलग-अलग दे दे, तो आपने हर महीने की कैश सेल्स की फोरकास्टिंग कर लेनी है कि हमें सेल कितनी होगी। मसलन आप कहते हैं 2 लाख की सेल होगी, जिसमें नॉर्मली 30% सेल हमारी कैश की होती है, तो फिर 70% कौन सी सेल होगी?
अब वो क्रेडिट की सेल के पैसे कितने अरसे में मिलेंगे वो आपने कस्टमर को बताना है कि हम आपको 30 दिन का क्रेडिट दे रहे हैं, हम आपको 40 दिन का क्रेडिट दे रहे हैं। तो जितने दिन का आप कस्टमर को क्रेडिट देंगे उसके मुताबिक आपकी पॉलिसी होती है, आपको उसके मुताबिक पैसे मिल जाते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ इदारों की पॉलिसी होती है कि सारे पैसे इकट्ठे ना दें, आप हमें इंस्टॉलमेंट में दे दें। अभी हम आपको सेल कर रहे हैं, 20% पैसे आप अभी दे दें, आपकी उतनी सेल कैश सेल होगी। 30% पैसे अगले मंथ दे दें, बाकी उससे अगले महीने। इस तरह इंस्टॉलमेंट में भी इदारे पैसे कलेक्ट करते हैं, चलती है ये पॉलिसी। अगर आपका कस्टमर जो है वो बड़ा पुराना है और उसकी सेल आपके साथ बड़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट की, आप उसको हैवी सेल करते हैं, तो ये चलती है पॉलिसी। अच्छा, उसके अलावा कुछ अदर इनकम आ सकती हैं, जैसे कोई रेंट इनकम आ गई, कोई इंटरेस्ट इनकम की रिसीट आ गई, कोई और इनकम की रिसीट आ गई, वो लिख देंगे। ज़्यादा रिसीट्स नहीं होती क्वेश्चन, क्वेश्चन में रिसीट ज़्यादा नहीं होती, क्वेश्चन में पेमेंट्स होती हैं। तो ये कैश इनफ्लोज होंगे आपके फ्यूचर के एस्टिमेटेड, ये आप लिखेंगे और इनका टोटल कर लेंगे। ठीक है, ये आपके कैश इनफ्लोज हर महीने के टोटल आ जाएंगे। ठीक है, इसमें जो मेन चीज है वो ये वर्किंग आपको करनी आनी चाहिए, कलेक्शन ऑफ सेल। उसके बाद जो कैश पेमेंट्स है, हेडिंग देंगे लेस कैश पेमेंट्स। अब कैश पेमेंट में जो सबसे मेन पेमेंट है वो आपका, क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस है तो किस चीज की पेमेंट है, जो वो परचेज करेंगे कैश पे या क्रेडिट पे। जो भी आप परचेजिंग करेंगे कैश पे या क्रेडिट पे, जो चीजें परचेज करके बेचनी है, तो परचेज कॉस्ट की पेमेंट आएगी सबसे पहले। इसका भी बॉक्स बना के इकट्ठा ही लेस करेंगे। उसके अलावा वर्कर को कोई वेजेस एंड सैलरीज आप पे कर रहे हैं तो वो आ सकती है, मिसाल के तौर पर है, ये चीजों की लिस्ट फिक्स नहीं है, कम ज्यादा हो सकती हैं। उसके अलावा किसी किस्म का कोई इंश्योरेंस, हाँ इंश्योरेंस एक्सपेंस आप पे कर रहे हो, या शायद आप कोई ना कोई रेंट एक्सपेंस पे कर रहे हो। इसी तरह आपके कोई मार्केटिंग और सेलिंग एक्सपेंस है, या कोई कमीशन वगैरह सेलमैन किया, कुछ भी हो सकता है, मार्केटिंग और सेलिंग एक्सपेंस या कोई एडमिन एक्सपेंस। हाँ, इंटरेस्ट मैं सबसे आखिर में लिखता हूँ जी। रेंट भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एडमिन सेलिंग एक्सपेंस। इसी तरह किसी किस्म के कोई भी टैक्सेस आप पे करें, या आप के टैक्स कट जाएं, कहीं पे टैक्स डिडक्शन हो जाए, तो आपने मिल का पे किए या कटवाए हैं कहीं पे, तो मैं उसको पेमेंट में ट्रीट करता हूँ। कई बच्चे रिसीट्स में ही नेट कर देते हैं, वो भी चलता है। मसलन आपको कस्टमर से जब पैसे मिलते हैं तो कस्टमर पैसे काट के, टैक्स काट के पैसे देता है, तो मैं ऊपर ग्रॉस ही रिसीट लिखूंगा, नीचे आके क्या लिख दूंगा, टैक्स डिडक्शन, विद होल्डिंग टैक्स डिडक्शन, या जिसको टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कहते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई नॉन करंट एसेट परचेज किया और उसके पैसे किस्तों में देने हैं, तो नॉन करंट एसेट की परचेज के पेमेंट के पैसे लमसम भी देने हैं, तो जिस महीने देने हैं उस महीने में पेमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे जी। लीज की कोई इंस्टॉलमेंट पे करनी है, लीज पे कोई एसेट लिया तो रेंटल देना है। हर वो ट्रांजैक्शन आ सकती है जिसमें कैश क्रेडिट होता है। अभी कैश क्रेडिट नहीं हो रहा, लेकिन फ्यूचर में तो होगा। तो जो हर महीने की कैश पेमेंट्स हो सकती हैं, अब वो सारी पेमेंट लिस्ट डाउन कर लेते हैं, सिवाय इंटरेस्ट के। इंटरेस्ट को हम बाद में लिखते हैं। तो ये जो आप टोटल करेंगे, वो ये जो आप टोटल करेंगे, है जी, क्या करेंगे, टोटल ये करेंगे, ये टोटल, चलो जाओ पॉइंट, ये जो टोटल करेंगे ये माइनस कर दें, ये टोटल कैश की पेमेंट्स हैं। अगर आपने कोई लोन शोन लिया, हाँ वो रिसीट में आ जाएगा, कोई मसला नहीं। वो कहते हैं सर अगर हमने लोन ले लिया है तो लोन लेने की आइडिया, लोन लेना चाह रहे हैं फ्यूचर में, कौन सा लोन, वो जो रूटीन का लोन होता है आपका, बैंक लोन वगैरह, ओवरड्राफ्ट नहीं, ओवरड्राफ्ट तो वो फिर बाद में देखते हैं। तो कोई भी आपने लोन शोन लिया है तो वो कैश टू लोन एंट्री होती है उसकी, तो उसमें रिसीट्स में आ सकता है जी। दी होंगी आपको, फ्यूचर की फिगर्स दी होंगी। अच्छा जी, या वो दे देगा कि आज की सेल की फिगर ये है, इसमें प्राइस का इन्फ्लेशन इतना करो, वॉल्यूम का करो, पहले अगले साल की सेल एस्टिमेट करोगे, और ये अगले महीनों, एक महीने की, महीनों में तो नहीं करनी पड़ती, जब साल का सवाल आता है तब ये मसला ज्यादा पड़ता है। महीनों की हो तो वो मंथ बहुत ज्यादा होते हैं, फिर वो मंथ वाइज सेल वो आपको खुद देता है, मंथ वाइज कॉस्ट भी फ्यूचर की देता है, सारा डाटा मुस्तकबिल का दिया होता है। तो ये बेटा आपका ओपनिंग कैश का बैलेंस है, ये कैश की रिसीट्स है, ये इसमें ऐड करनी है, माइनस कैश की क्या करनी है, पेमेंट्स। तो ये आपका एंडिंग कैश बैलेंस आ जाएगा विदाउट इंटरेस्ट मार्कअप। एंडिंग कैश बैलेंस आ जाएगा विदाउट, या क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाएगा विदाउट मार्कअप। अगर इसमें से कोई मार्कअप वगैरह पे हो रहा है
इंटरेस्ट जिसको कहते हैं या मार्कअप पे हो रहा है, तो वो मार्कअप आपने लेस करना है। इसको अलहदा से लेस करने की लॉजिक में बाद में बताऊंगा क्वेश्चन करवाते हुए। तो ये जो एंडिंग कैश बैलेंस आएगा ये आफ्टर मार्कअप, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। ये जो मार्कअप देने के बाद फाइनल एंडिंग कैश बैलेंस आएगा ये बिफोर मार्कअप है या बिफोर इंटरेस्ट पेमेंट है, और ये क्या है फाइनल आफ्टर। ये जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस आपका क्या होगा, अगले महीने का क्या बनेगा, ओपनिंग बैलेंस के तौर पे यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस प्लस अगले महीने की कैश रिसीट्स माइनस अगले महीने की कैश पेमेंट्स। जब भी आपकी कैश पेमेंट ज्यादा होंगी तो ये जवाब नेगेटिव भी आ सकता है। नेगेटिव कैश बैलेंस का आने का मतलब है आपको ये जो पेमेंट्स करनी पड़ेंगी ये आपको बैंक के उधार वाले ओवरड्राफ्ट वाले पैसों से करनी पड़ेगी, क्योंकि कैश नेगेटिव तो हो नहीं सकता। अगर नेगेटिव कैश आ रहा है तो उसका क्या मतलब है, ओवरड्राफ्ट। आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट की सहूलत लेके ये पेमेंट्स की होगी, ठीक है। उसके बाद अगर इधर भी कोई इंटरेस्ट मार्कअप पे हो रहा है तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों एड अप होकर टोटल माइनस इधर आ जाएगा। समझ आ रही है आपको, नेगेटिव का मतलब है ये पेमेंट भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो ये टोटल, और फिर ये ऊपर इधर ट्रांसफर हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये चलता रहेगा इसी तरह, आप इसको प्लस माइनस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इधर पॉजिटिव आ जाता है और इसमें कोई इंटरेस्ट मार्कअप पेमेंट नहीं है तो ठीक है, कोई मसला नहीं। जरूरी नहीं है सारे मंथ में पॉजिटिव हो, जरूरी नहीं है सारे मंथ में क्या हो, नेगेटिव हो। ये मिक्स हो सकता है, कुछ में रिसीट्स होंगी, कुछ में पेमेंट नेगेटिव बैलेंस होंगे। तो ये जब भी पॉजिटिव हो इसको सरप्लस कहते हैं, जब भी नेगेटिव हो इसको क्या बोलते हैं, कैश डेफिसिट। असल में दो वर्किंग ऐसी है जिनका आपको ज्यादा मसला है, एक ये कलेक्शन की वर्किंग और दूसरी वर्किंग किस चीज की है, परचेज कॉस्ट की पेमेंट। तो ये वर्किंग आपने अभी मुझे एक एग्जाम्पल में देता हूँ, आपने वो मुझे करके दिखानी है। ये 15.19 एग्जाम्पल नोट्स में है, तो आपने इसको अभी करना है, बस फिर हम वाइंड अप कर देंगे क्लास। तो ये कलेक्शन की वर्किंग आपने कल, आपका ये ट्रेडिंग वाला खत्म हो जाना है। ट्रेडिंग वाले सवाल ज्यादा नहीं है, एक ही सवाल बड़ा अच्छा लेटेस्ट आया हुआ है 2018 का मैं करवाऊंगा, बाकी ट्रेडिंग वाले सारे तुसी आप करने जे, मैंने मैन्युफैक्चरिंग वाले कराने हैं और वो भी लेटेस्ट। चलो अभी इसकी कलेक्शन करो वर्किंग जी। पंद्रह इशारिया 19 एग्जाम्पल करो, 15.19 एग्जाम्पल नोट्स में से। सॉल्यूशन के फॉर्मेट की कोई कैद नहीं, जैसे मर्जी फॉर्मेट बनाए, आपको जैसे समझ आ रहा है। वो अभी लिख रहे हैं भाईजान, इसकी पिक्चर ले ले भाईजान, फिर आप लिखते रहे आराम आराम से। अच्छा जी, तो 15.19 डाटा मैं पढ़ देता हूँ। वो कहता है कंपनी कैश पे और क्रेडिट पे सेल करती है, ये आपको मंथली सेल है। नीचे सेल का कलेक्शन पैटर्न दिया हुआ है। 20% जो सेल है वो उसी महीने में कलेक्ट हो जाएगी। 20% ऑफ सेल उसी महीने में क्या हो जाएगी, कलेक्ट। यानी जब सेल के साथ ही 20% पैसे मिल गए तो ये जो उसी महीने में कलेक्ट होने वाली सेल होती है ये कौन सी होती है, कैश है। 40% टोटल सेल विल बी कलेक्टेड इन द फॉलोइंग मंथ। फॉलोइंग मंथ किसे कहते हैं, अगर यकम नवंबर को सेल हुई है तो यकम दिसंबर फॉलोइंग मंथ है, ठीक है। हर रोज सेल होती है इवनली बेसिस पर, और कलेक्शन भी इवनली बेसिस पर होती है। तो अगर आपकी यकम नवंबर को सेल हुई है तो उसकी कलेक्शन यकम दिसंबर को होगी। द बैलेंस इन 2 मंथ, द बैलेंस का मतलब है जितनी भी बकाया सेल की परसेंटेज है, ये बैड डेट्स के अलावा, ये बैड डेट 2% है, ये बैड डेट्स तो कैश कलेक्शन में आना ही नहीं, इग्नोर करेंगे। बाकी जितनी भी सेल के पैसे हैं वो आपको 2 माह बाद मिलेंगे। कितने माह बाद मिलेंगे, यानी अगर यकम नवंबर को सेल हो रही है ना तो उसके 2 माह कहाँ पूरे होंगे, यकम नवंबर को जो चीजें बिक रही हैं उसके नवा यकम यकम दिसंबर तक 1 माह, यकम जनवरी फरवरी नहीं जाना। जिस तारीख को सेल हो रही होती है उस तारीख से आगे देखते हैं, वो तारीख दी नहीं होती, वो आप खुद अज्यूम कर सकते हैं कि अगर 15 नवंबर को सेल हुई है तो उसके 2 माह कहाँ पूरे होंगे, 15 दिसंबर 15 जनवरी, फरवरी च नहीं जाना जी। नहीं जी, जरूरी थोड़ी है कि आखिरी दिन सारी सेल हो रही है, हर रोज सेल हो रही है।
इवनली बेसिस पर, उस महीने को छोड़ना नहीं है। उस महीने के आखिरी दिन की भी सेल जो है उससे आगे फिर आपने अगले महीने का आखिरी दिन और उससे अगले महीने का आखिरी दिन में 2 महीने पूरे। समझ आ गई? अगर 31 जनवरी को भी सेल हुई है तो आपने 31 मार्च को कलेक्शन करनी है। जी नहीं, नेट ऑफ बैड डेट्स वैसे मुझे पता नहीं क्या मतलब है इसका। जी नहीं, ऐसे नहीं होगा। हम रिकवरेबल अमाउंट नहीं देख रहे, हम सेल देख रहे हैं। उसने ये नहीं कहा 20% ऑफ रिकवरेबल अमाउंट, उसने कहा 20% ऑफ टोटल सेल। आप 20% ऑफ रिकवरेबल अमाउंट देखना चाह रहे हैं, जो कि गलत है, हमारे हिसाब से गलत है जो स्टेटमेंट लिखी है। बैड डेट्स ही अलहदा हो गए ना, पहले ही अलहदा है, निकालने क्या है। देखो 100% सेल है, 100% टोटल सेल है, उसमें से 20% उसी महीने मिल जानी है, 40% अगले महीने मिल जानी है, 2% बैड हो जानी है, तो बाकी जो बची वो आपको उसके मुताबिक आप वो बाकी देख लो कितनी बची। मुझे नहीं पता ना, 100 से 100% होती है टोटल सेल, 2% उन्होंने पहले ही अलहदा करके 10 ही बैड है तो पहले उन्होंने अलहदा रख लो। मेरा ख्याल है 38% बचती है बाकी, ऐसे ही है ना, 38% ही बचती है ना। क्या क्या? एवरीडे बैड डेट्स हो रहे हैं, लेकिन जो आखिरी महीने वाली सेल है उस पर, या आखिरी कलेक्शन वाली, क्योंकि वो पैसे नहीं ना मिले हमें, है। जो पैसे लेट होते हैं वही डूबने का खतरा होता है, उसी महीने मिलने वाले पैसों पे तो डूबने का खतरा कम होता है। होए सानू की लगे फिर, तुम सिचुएशन को मुश्किल बना रहे हो अपने लिए, एडी मुश्किल है नहीं। तुम क्या करोगे इसका बताओ, ये बताओ, करोगे ट्रीटमेंट क्या करोगे? कैसे बोलो, ठीक है बताओ। तो फिर वो स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन किधर जाएगी? फॉर्मेट किसी तरह से भी बन सकता है। हो गया, चेक करवाओ जरा दोनों हजरात, या कोई आपने भी कर लिया? सोल्यूशन देख के नहीं करना? अच्छा, सोल्यूशन देख के किया है, हैं तुम छापा लगाते हो? ठीक है, सोल्यूशन देख के ठीक है। हाँ, सोल्यूशन देख के नहीं करना। तो मैं कब कह रहा हूँ, इसका मतलब नीचे छोड़ा दे सोल्यूशन, आ जा सोल्यूशन एंड पे ले जाए। किसने जा, अच्छा हाँ जाए जाए जिसने कर ली। और नहीं नहीं, एक मिनट ठहर जो जवानो, और ठहर जो, एक सवाल हो रहे, वो पिक्चर लेके जाओ, वो करके आना। नहीं तुसी आप तस्वीर लेके जाओ, मैं नहीं भेजना। हेलो, ये सवाल है, इसकी पिक्चर ले लो, ये खुद करके आना है आपने। भरा भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ने तो कह भी सकते हो तुसी, ये घर से करके लाना है। ये एग्जाम्पल, हो गया। ये जवाब आने हैं, ये जवाब देख लो, मैंने ऐसे किया है, मैंने ऐसे किया। अच्छा सॉरी, ये घर से करके लाना। ऊपर वाला सोल्यूशन तो नोट्स में हुआ है, मेंशन किया मैंने परसेंटेजेस। अच्छा ये ले ली पिक्चर, ये लो, ये मैंने परसेंटेजेस शो की हुई हैं। हर एक सेल को पकड़ लो,
पहले उसकी सारी किस्तें पूरी करो। ये टेबल इस तरह है, ये टेबल आसान है। बाकी क्या नहीं, 90,000 की सेल है, उसका 20% नवंबर में मिलेगा, 40% दिसंबर में, 38% जनवरी में, 2% बैड डेट्स है वो नहीं लेना। अच्छा वो बाहर आ जब करेंगे तो 900। हाँ ठीक है, 900 आ गया, उसको मल्टीप्लाई करें 0.3 जो ठीक है, वो आ गया पर यूनिट रेट। अच्छा उसको मल्टीप्लाई करें 825,000 जो ठीक है, आ गया। सही। हाँ सही आ रहा है, लेकिन वो एक की आएगी लेबर कॉस्ट, दूसरी की उसके अलावा होगी 900। उसको हाँ वो भी कर सकते हैं। 0.5 से करके हाँ 10,50,000, हाँ ठीक है, गल होती है। जो मैं कहना था ये पीछे गलत है, ये गलत कौन सा? है। क्वेश्चन 7, अच्छा जी। सर उसकी सेल या तो बता दें किस तरह। मुझे एक कंफ्यूजन है सर, जिस तरह एमएफए के अंदर हम एनालिटिकल स्किल से एक तरह की सोच को लेके आगे चलते हैं, तो सजेस्टेड सॉल्यूशन में अगर एग्जामिनर की सोच हमसे डिफरेंट हो, कहाँ डिफरेंट हो? अगर हम एक असम्पशन को लेके चलते हैं, 3 तरह की असम्पशंस भी होती हैं और हम एक वो जब 3 होंगी तो मैं तीनों बताऊंगा। तो फिर वो तीनों लेगा, वो भी कंसीडर। हाँ तीनों को अहमियत देगा, लेकिन जब स्टेटमेंट आ जाएगी फिर नहीं ना, क्या कहते हो जी? इसमें ये सेल इसको इससे एडजस्ट करके इधर क्या 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 दोबारा बताएं। 28 को इस तरह आपने क्या किया? ये सर इसे मैंने इस तरह एडजस्ट करके ना ये चीजें ये 10% नहीं, ये तो पुरानी सेल है, पुरानी सेल पे नई चेंजेस नहीं लगाते, पहले पुरानी सेल को तोड़े अलग अलग तोड़ के फिर चेंजेस लगाते हैं। अब यही तो सीखा है हमने, हमेशा पहले पुरानी चीजों को तोड़ते हैं। ठीक है भाई जुआनो, कर लेना अब इसको घर से। ओके, अल्लाह हाफिज।